सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सेक्शन 4(1) का, उसके बाद हमने देखा बहुत सारी इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटीज भी हमने अप्लाई कर ली। फिर हमने ये भी देखा कि कब एक ऑनर के साथ ही रिस्क पास होती है और ऑनरशिप के अलावा कौन कौन वो लोग हैं जो गुड्स सेल कर सकते हैं। गुड्स तो सेल हो गए साहब, अब अगला मुद्दा क्या चाहिए? पैसा। क्या गुड्स कई बार क्रेडिट पे सोल होते हैं? बिल्कुल। क्या कई बार ऐसा होता है कि सेलर को प्राइस नहीं मिली? हाँ सर, बायर पैसा खा गया या पैसा नहीं दे रहा है, अब क्या करें? तो सर लास्ट पार्ट जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है वो है, अगर सेलर को पैसा नहीं मिला तो सेलर क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या रेमेडीज उसके पास है। पर सर हम तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच, वो था रेमेडीज फॉर ब्रीच। यहां बात सिर्फ रेमेडी की नहीं है, यहां बात गुड्स के लिए भी है, यहां बात पैसे के लिए भी है, यहां बात कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने की भी है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर 4 जो कि है एक अनपेड सेलर के ऊपर। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अनपेड सेलर, और हमारा पहला क्वेश्चन, डिफाइन अनपेड सेलर। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बोलता है एक सेलर को अनपेड सेलर माना जाएगा यदि, तो इंग्लिश में बोलें इसको, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर इफ या व्हेन। दो कंडीशन, पहला जब उसको प्राइस ना मिली हो या तो होल या पार्ट, तो दोनों चीजें बोले, व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैव नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। तो ध्यान रखना, जब सेलर को प्राइस का कोई भी हिस्सा नहीं मिला हो, क्योंकि हमको क्या मिलना चाहिए? होल ऑफ द प्राइस। होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, मतलब अगर कुछ रुपया भी बाकी है, पार्ट पेमेंट भी बाकी है, तो आप अनपेड सेलर कहलाओगे और सेलर के पास इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन अराइज होगा। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन साहब ये है कि डेटर ने आपको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि चेक या पीएन प्रॉमिसरी नोट, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक जो आपने रिसीव किया था एज अ कंडीशनल पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने बाद ऑनर होने वाला था, बट आप जानते हैं वो ऑनर हो गया तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? वो जो ऑनर होने वाला था उसकी जगह वो हो गया डिसऑनर। कैसे? द कंडीशन on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument, और ये इंस्ट्रूमेंट हो गया dishonor। तो ध्यान रखिएगा, when a bill of exchange or other negotiable instrument have been received as a conditional payment from the buyer, बायर से आया था, and the condition on which it was received has not been fulfilled, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई by reason of, क्यों कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, क्यों पेमेंट नहीं आ पाया? सर by reason of डिसऑनर, बाय रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या अदरवाइज। क्या अदरवाइज का मतलब समझ लो, अदरवाइज का मतलब मान लो बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो ऑनर हो ही नहीं पाया। तो डिसऑनर के दो रीजन, डायरेक्ट डिसऑनर और अदरवाइज सम रीजन जैसे कि इंसॉल्वेंसी, ये दो चीज आपको सेक्शन 45(1) में लिखकर आनी है। सेलर में कौन कौन आएगा सर? सेलर में सेलर खुद आएगा ही आएगा, उसके अलावा उसका एजेंट भी आएगा, हु इज इन अ पोजीशन ऑफ अ सेलर। इन द पोजीशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर और कौन हो सकता है? सर उसके अलावा कंसाइनर हो सकता है, बिल ऑफ लीडिंग जिसको इंडोर्स किया वो हो सकता है, डेल केड्रे एजेंट भी हो सकता है। तो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट, सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, एज फॉर एग्जांपल एन एजेंट, सेकंड फॉर एग्जांपल कंसाइनर, थर्ड फॉर एग्जांपल एन एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड, खुद नहीं दे दिया, या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस मींस डेल क्रेडिटर एजेंट। तो तीन लोगों को यहां सेलर के डेफिनेशन में शामिल किया, इसका मतलब ये भी अनपेड सेलर वर्ड में कवर होंगे। तो सेक्शन 45(1) के दो कंडीशन, होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन टेंडर्ड, इमीडिएट एक्शन अराइजेस। सेकंड पॉइंट, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट बट द कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, क्यों? ड्यू टू डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या बाय रीजन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये था हमारा सेक्शन 45(1) जिसमें हमने पढ़ा कि अनपेड कौन होगा और अनपेड होते से क्या क्या राइट्स उसके राइज होंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर? पहला अगेंस्ट द गुड्स और दूसरा अगेंस्ट द बायर। दो अलग अलग केसेस सेक्शन 46 के, ध्यान से देखिएगा। पहला केस अगेंस्ट द गुड्स, आपके पास दो तरह के राइट हैं या दो तरह के केसेस है, ऐसा बोल सकते हैं। पहला, गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को चली गई है, मींस ऑनरशिप इज विद द बायर, और दूसरा व्हेन गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को नहीं गई। तो पहले तो गुड्स के लिए देखते हैं। अगेंस्ट द गुड्स आपके पास दो राइट है, पहला व्हेन प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर और दूसरा हैज नॉट पास्ड टू द बायर। क्या करेंगे साहब? देखो, अगर पास हो गई तो तीन तरह के राइट, पहला राइट ऑफ लीन, ये पहला राइट आपका राइट ऑफ लीन, ये पहला राइट आपका राइट ऑफ लीन, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा राइट ऑफ रीसेल।
और तीसरा राइट ऑफ रीसेल। ये 3 राइट्स तो हैं ही। अगर अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई तो इन 3 के अलावा आपके पास एक और राइट आता है जो कि है राइट टू विदहोल्ड द गुड्स। इसके अलावा बायर के अगेंस्ट, सर बायर के अगेंस्ट सेक्शन 46 बोलता है सबसे पहला राइट टू फाइल अ सूट फॉर द प्राइस, सबसे पहले तो मुझे पैसा चाहिए, दूसरा फॉर डैमेजेस, और तीसरा फॉर इंटरेस्ट भी हो सकता है। ये था राइट्स आपने पढ़े। अब इनकी हम डिटेलिंग पे जाते हैं। 3 राइट बोल दो भैया, पहला राइट ऑफ लीन, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा राइट टू रीसेल या राइट ऑफ रीसेल। बायर के अगेंस्ट सर सबसे पहला प्राइस मांग लो, फिर डैमेजेस मांग लो, फिर इंटरेस्ट मांग लो, PDI, प्राइस डैमेजेस इंटरेस्ट। इधर क्या बोलेंगे, लीन, ट्रांजिट और रीसेल। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई है तो अभी उसको विदहोल्ड करने का राइट आपको मिलता है। लाइए सर अब एक एक करके देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ लीन, क्या होता है सर ये लीन का मतलब? सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है इसके बारे में? अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम। ध्यान रखना, अगर गुड्स का पोजेशन होगा तो ही राइट ऑफ लीन यूज होगा, वरना राइट ऑफ लीन यूज नहीं होगा। तो 47(1) का पहला लाइन, द अनपेड सेलर हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन। रिटेन मतलब अपने पास ही रोक लो भैया पोजेशन को, गुड्स हमारे पास ही पड़े भैया, जाने मत दो। जब अगला पैसे नहीं दे रहा तो गुड्स को जान दे रहे हो, गुड्स मत जाने दो। रिटेन द पोजेशन ऑफ देम, इंपॉर्टेंट वर्ड, अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस हैज बीन मेड। इन 3 केसेस में आप रिटेन कर सकते हो गुड्स को। देखो कौन से, पहला गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, आपने गुड्स बेचे थे बिना किसी क्रेडिट की शर्त के, मतलब ये गुड्स क्रेडिट पे नहीं थे और फिर भी आपको प्राइस नहीं मिली। दूसरा गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेचे थे, 3 महीने की क्रेडिट थी, बट द टर्म हैज एक्सपायर्ड, वो 3 महीने का पीरियड बीत गया और प्राइस नहीं आया, प्राइस का पेमेंट नहीं आया, टेंडर फॉर प्राइस नहीं हुआ। देन यूज द पोजेशन राइट, यूज द राइट ऑफ लीन। थर्ड वन, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई थी, यस सर, सेक्शन 47(1) बोलता है व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, मेन वर्ड है पोजेशन ऑफ देम, इज एंटाइटल्ड टू रिटेन, रोक के रखे उस राइट को, रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। 3 स्थितियों में, पहला गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, दूसरा गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द क्रेडिट टर्म हैज एक्सपायर्ड या द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, और तीसरा बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इन 3 सिचुएशन में आप अपना राइट ऑफ लीन यूज कर सकते हो, बशर्ते, कंडीशनली क्या है खास बात, सब्जेक्ट टू यू शुड हैव द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो ये राइट ऑफ लीन आपको देता है राइट टू रिटेन पोजेशन। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, बॉस अगर मेरे पास गुड्स है ना, और भले ही ऑनर कौन है, बायर है, पर बायर मुझे पैसे नहीं दे रहा है, दो द ऑनर इज बायर, मैं क्या हूं सर, आई एम एन एजेंट ऑफ द बायर, या मेरी पोजीशन एज अ बैली हो सकती है कि मैं बायर के लिए गुड्स होल्ड करके बैठा हूं, ऑनरशिप बायर के पास है, इसके बावजूद मैं राइट ऑफ लीन यूज कर सकता हूं इवन दो द ऑनर इज बायर। तो सबसेक्शन 2 बोलता है द सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, सेलर के पास गुड्स तो हैं बट ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली ऑफ द बायर होने के बावजूद मैं राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकता हूं। मेन वर्ड पोजेशन मेरे पास है, यस। पार्ट डिलीवरी हो गई तो क्या करें साहब, चलो अभी हमने यूनिट 3 में देखा था कई बार पार्ट डिलीवरी होल्ड डिलीवरी कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो क्या होगा अगर आपने कोई पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स कर दिए, 100 व्हीकल भेजने थे, आप 70 व्हीकल सेंड कर चुके हो, 30 व्हीकल अभी भी आपके पोजीशन में है और इस बीच बायर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या करें, अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कोई बात नहीं, ई में एक्साइज हिज राइट ऑफ लीन, इसके बावजूद आप राइट ऑफ लीन एक्साइज कर सकते हो ऑन द रिमाइंडर 30 व्हीकल्स, उन बचे हुए 30 व्हीकल को रिटेन कर लो, अनलेस, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा अंतर है यहां से, ये तब नहीं हो पाएगा अनलेस, मतलब आप राइट ऑफ लीन यूज नहीं कर पाओगे अगर, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी कॉन्स्टिट्यूट द होल डिलीवरी, मतलब ये जो पार्ट डिलीवरी है अगर ये होल की डिलीवरी मान ली जाती है तो फिर आप राइट ऑफ लीन इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड अंडर सर्कमस्टांसेस, जिससे ये दिखता है कि यू हैव वेव यूर लीन, आपने अपना अधिकार त्याग दिया, वेव का मतलब होता है त्यागना। तो ध्यान रखना, इसके लिए एक बहुत सिंपल वर्ड बता रहा हूं, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी कॉन्स्टिट्यूट्स दी होल डिलीवरी, जब तक कि पार्ट डिलीवरी होल डिलीवरी ना मान ली जाए तब तक आप बचे हुए गुड्स को रोक सकते हो। ये था सेक्शन 48। तो 47(1), 47(2) और 48 आपका राइट ऑफ लीन समझाता है। अलग से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरे चांसेस आने के 5 to 6 मार्क्स।
आ सकता है। ये था 47(1), 47(2) और अनपेड सेलर की हमने डेफिनेशन देखी वो था, और अनपेड सेलर की हमने डेफिनेशन देखी वो था 45(1). चलिए साहब, राइट ऑफ लीन खत्म कब होगा? क्यों सर, अगर राइट ऑफ लीन खत्म हुआ तो कुछ दूसरा शुरू होगा, पहली बात। दूसरी बात, सर राइट ऑफ लीन खत्म हुआ मतलब सेक्शन 47(1) अप्लाई नहीं होगा, आपका रिटेन करने का अधिकार चला गया। तो 47(1) के हिसाब से जब राइट ऑफ लीन आप यूज करते हो तो फिर अगला क्वेश्चन आता है, सर लीन खत्म कब होगी, ये अधिकार टर्मिनेट कब होगा? अगला क्वेश्चन सेक्शन 49 से टर्मिनेशन ऑफ लीन आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू 49(1) द अनपेड सेलर लूजेज हिज लीन। कब वो अपना अधिकार राइट ऑफ लीन का लूज कर देता है? इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। 4 अलग अलग सिचुएशन, बहुत इजी। पहली 2 सिचुएशन, अगर बायर या उसका एजेंट लॉफुली वर्ड इंपॉर्टेंट है, बायर या उसका एजेंट लॉफुली गुड्स का पोजेशन ले जाए तो मेरे पास बचा ही नहीं कुछ। जब कुछ बचा ही नहीं तो रिटेन क्या करेंगे और कैसे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेंगे? तो बायर या उसके एजेंट के पास गुड्स चले गए तो मेरा राइट ऑफ लीन एंड हो गया। और अगला, जब मैं खुद अपने गुड्स को बायर के लिए किसी करियर, किसी ट्रक पे लोड कर दूं, डिलीवर द गुड्स टू अ करियर, या किसी और व्यक्ति को, किसके लिए किया मैंने? ये सब मैंने किया बायर के लिए, विदाउट रिजर्विंग द राइट। खास बात, मैंने अभी राइट ऑफ लीन रोका नहीं, मैंने अपने सारे अधिकार यहां छोड़ दिए। विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स मतलब मेरी फैक्ट्री से गुड्स मैंने ट्रक में लोड कर दिए और वो बायर के लिए चल दिए। इसमें मैंने ट्रक वाले को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, मैंने कोई राइट रिजर्व नहीं किया। इसका मतलब मैंने खुद ने अपनी लीन छोड़ दी, मैंने अपना अधिकार त्याग दिया। 4 बातें। सबसे पहला, व्हेन ही डिलीवर्स टू अ करियर और अदर बेलीफ फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर, बायर तक पहुंचाने के लिए, फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर without reserving the right of disposal. Second one, when the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods. Third one, by waiver thereof. Fourth one, by estoppel. estoppel का मतलब है जब सेलर खुद अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से हिमसेल्फ ऐसा बिहेव कर रहा है दैट थर्ड पार्टी लीन डज नॉट एग्जिस्ट, थर्ड पार्टी को लग जाता है सेलर के पास अब कोई अधिकार नहीं है लल्ला। तो ये थे आपके 4 केसेस। ध्यान रखना, ये 4 केसेस ही लिख दोगे, मजा आ जाएगा। चलिए, एक एक्सेप्शन जरूर है टर्मिनेशन का, कि कब टर्मिनेट नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, अनपेड सेलर बायर से गुस्सा हो गया, कोर्ट चला गया, कोर्ट ने बोला भैया इसके पैसे दो। कोर्ट क्या बोलेगी? बायर से, बायर प्लीज पे हिम। अब क्या हुआ? बायर फोन करके बोल रहा है, हाँ वो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, मैं पैसे अब तो दे ही दूंगा, गुड्स रिलीज करो। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया जिसको बोला जाता है डिक्री, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसके बावजूद सेलर जो है राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। कहने का सेंस, बायर ये नहीं बोलेगा कि अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है ना भाई, मैं पैसे दूंगा ना, चिंता नहीं करने का। नहीं, कोर्ट ने भले ही ऑर्डर दे दिया बायर को, कभी बायर पलट गया तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इसके बावजूद सेलर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। यह है एक्सेप्शन। द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हैविंग लीन देयर ऑन, जिसके पास अभी गुड्स पड़े हुए हैं, डज नॉट लूज, वो ये अधिकार नहीं छोड़ता, इवन इफ ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। वो एक ऑर्डर ले आया कोर्ट का, इसके बावजूद उसका राइट एग्जिस्ट करता है। बायर ये नहीं बोलेगा कि अब तो कोर्ट ने बोल दिया ना गुड्स देना तो मैं पैसे दूंगा, नहीं, पहले मुझे पैसे चाहिए। यह है सब सेक्शन 2 सेक्शन 49(1) और 2 के साथ एंड हुआ टर्मिनेशन ऑफ लीन। तो लीन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, व्हाट इज राइट ऑफ लीन, और दूसरा व्हेन द लीन इज टर्मिनेटेड। 4 बहुत सिंपल केसेस, गुड्स डिलीवर टू द कैरियर और बेली फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोज। बायर या उसके एजेंट ने लॉफुली पोजीशन ले लिया, बाय वेवर, बाय स्टॉपल। चलिए साहब, अगला, अगर अब मेरे पास से गुड्स चले गए, मतलब राइट ऑफ लीन खत्म हो गया, तो क्या होगा? अब क्या मैं गुड्स को रोक सकता हूँ? सर गुड्स है ना यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो गए, निकल गए, ओके, ट्रक निकल चुका है और ट्रक का ड्राइवर गा रहा है कि मैं निकला हो गड्डी लेके, अब वो निकल गया साहब, क्या करें? क्या अब मैं राइट ऑफ लीन यूज कर पाऊंगा? नहीं सर, कैसे कर पाओगे, गुड्स ही नहीं है, कहाँ से कर लोगे? वेरी गुड। अब कौन सा राइट? तो अब सेकंड राइट आएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मतलब सर रास्ते में है गुड्स, तो हम उनको स्टॉप कर सकते हैं। चलिए, सेकंड राइट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, क्या शर्त होगी? तो लाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब यूज होगा, कब एक्सरसाइज होगा। लाइए, सबसे पहला, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स, स्टॉप करना है आपको, गुड्स को रोकना है, वाइल दे आर इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स मेरे पास से चले गए हैं पर अभी रास्ते में हैं, और अभी रास्ते में है तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं गुड्स वापस मेरे पास आ जाएं। इसका मतलब गुड्स मेरे पास से चले गए, हाँ, मैं रिटेन करूं? नहीं सर, रिटेन कहां से करोगे, गुड्स तो चले गए। ओके, गुड, वेरी गुड।
क्या मैं उनको रीगेन करूं, वापस गुड्स मेरे पास बुलवाऊं? यस। तो ये स्टॉप क्यों कर रहा हूं मैं? टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स टिल द फुल प्राइस इज पेड। तो मेन वर्ड भैया वहां रिटेन था, यहां पर रीगेन है, वापस से गेन करना। तो डेफिनेशन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल द होल प्राइस या फुल प्राइस इज पेड। चलिए साहब, अनपेड सेलर ने क्या करा? गुड्स को छोड़ दिया। उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या आएगा? अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स। पार्टेड मतलब छोड़ देना, रिलीव कर देना, रिलीज कर देना। किसको? टू अ करियर। एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। कंडीशन क्या है बॉस? आप ये अधिकार कब इस्तेमाल करोगे? एक ही शर्त, गुड्स चले गए हैं, रोक नहीं सकते, पर इस बीच आपको खबर मिली बायर जो है दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ करियर एंड दस बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ये अगर कंडीशन पूरी होती, देन ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ आस्किंग द करियर। उससे बोले पलटा रे, वापस आ जा, तेरा बायर गया, इधर आ वापस। ट्रक वाले को हम बोल रहे हैं, करियर को हम बोल रहे हैं, प्लीज रिटर्न बैक द गुड्स, वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ जाओ, मत जाओ बायर के पास। तो क्या बोलेंगे? ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ आस्किंग द करियर टू रिटर्न द गुड्स बैक। करियर वाले को, ट्रक वाले को फोन करो, फटाफट बोले ए भाई ट्रक पलटा वापस। वो बोलेगा नहीं मैं तो सीधे ही जाऊंगा। अपन बोले पलटा रे, बायर पैसे नहीं दे रहा, पलटाओ, चेंज करो उसका रूट। और नॉट टू डिलीवर द गुड्स, दो में से एक चीज पूछ लो, उससे बोल दो भाई बायर को मत देना, बायर इंसॉल्वेंट हो गया या अभी रास्ते में, तो उससे बोलो पलट जा। ठीक, ये दो चीजें। तो ये राइट जो है एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन है। राइट ऑफ लीन रिटेन का था, ये रीगेन का है। यहां हम पोजीशन वापस लेना चाहते हैं तो दिस इज एन एक्सटेंशन, एक बढ़ावा दिया हमने एक और राइट का, और कहा गया राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये राइट कब कब इस्तेमाल होता है उसके लिए सेक्शन 50 कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने ऊपर पढ़ा, उसका क्रक्स क्या क्या है। तो ये है एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन, ये आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके साथ सेक्शन 50 की कंडीशन अटैच होंगी कि आप ये राइट कब कब किन किन शर्तों के पूरा होने पर एक्सरसाइज करोगे। हाउएवर द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। पहला, सेलर मस्ट बी सर अनपेड। दूसरा, ही हैज पार्टेड विद द गुड, गुड्स चले गए। तीसरा, गुड्स कहाँ हैं? सर रास्ते में, मतलब अभी बायर के पास नहीं पहुंचे हैं या बायर ने उनकी पोजीशन या ऑनरशिप नहीं लिया है। इन ट्रांजिट। चौथा, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। फर्स्ट वन अनपेड, दूसरा पार्टेड, तीसरा इन ट्रांजिट, रास्ते में है। चौथा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, ऐसा बोलेंगे। और फिफ्थ, ये राइट आपको एज पर द एक्ट यूज करना है। अगर आप ये सेक्शन 50 का राइट यूज करते हो तो क्या होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? नहीं 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 नहीं, वो प्राइस नहीं दे रहा भाई, इसीलिए मैंने गुड्स को वापस बुलवा लिया। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिसाइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल या खत्म या रिसाइंड नहीं हुआ है, बस आप अपना अधिकार यूज कर रहे हो ताकि गुड्स आपके हाथ में आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, हम बायर को बोल सकते हैं भाई पैसे दे जा, गुड्स ले जा, गुड्स तेरे ही हैं, तू चाहे तो पैसे दे जा और गुड्स ले जा। तो बायर कैन स्टिल पे द गुड्स, द बायर कैन स्टिल आस्क फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ द प्राइस। सिंपल, बोलो भैया। तो ये हमने चार वर्ड देखे, वापस से देख लो। स्टॉपेज का पहले मीनिंग देखा, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजीशन, ये वर्ड याद रखना, until the full price is paid। दूसरा, unpaid seller has parted with the goods to a courier and buyer has become insolvent हो गया, हम क्या बोलेंगे? करियर को, to return back the goods or not deliver the goods to the buyer। तीसरा, it is an extension of right of lien। फोर्थ वन, कुछ कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पहला है अनपेड, दूसरा है पार्टेड, तीसरा ट्रांजिट, चौथा इंसॉल्वेंसी, पांचवा एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये आपका आंसर 6 मार्क्स में डायरेक्टली आ सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आप इसमें से एक दो लाइन कम करना चाहे कर सकते हैं, बाकी परफेक्ट एक आंसर रेडी है आपके लिए। चलिए बॉस, आई होप आपको याद हुआ होगा, मैंने 3 बार आपके साथ रिपीट किया। नेक्स्ट, गुड्स कब तक ट्रांजिट में है, ये कैसे समझा जाए, क्यों? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गुड्स आर इन ट्रांजिट। जब तक गुड्स ट्रांजिट में है तब तक ही आप अपना ये अधिकार यूज कर सकते हो। बिल्कुल सही, बोलो पक्का हाँ या ना? यस, जब तक गुड्स ट्रांजिट में है तब तक ही आप ये अपना राइट रोक सकते हो, यूज कर सकते हो। वेरी गुड। नहीं, आखिरी लाइन रोकना वर्ड हटा रहा हूं वापस। जब तक गुड्स ट्रांजिट में है तब तक ही आप अपना अधिकार स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हो। तो सर अब इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके हिसाब से? सर हमको इंपॉर्टेंटली ये सीखना पड़ेगा कि गुड्स रास्ते में है कि नहीं है। यस, क्योंकि अगर ट्रांजिट ही एंड हो गई तो उसका ये राइट ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो सर अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिट कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे। तो अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है समझने के लिए कि कब ट्रांजिट स्टार्ट हुई
और कब ट्रांजिट एंड हुई, मतलब जर्नी कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म। तो क्वेश्चन देखें, व्हेन गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट, ये क्वेश्चन आ सकता है, एंड व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो ये है आपका सेक्शन 51। ट्रांजिट कहां से शुरू होगी, वो सर जब वो सेलर गुड्स को लोड करेगा। वेरी गुड, यही लिखा है देखो। ट्रांजिट में माने जाएंगे गुड्स डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट कब तक, जब तक कि उसकी डिलीवरी शुरू हुई हो। फ्रॉम द टाइम, कहां से शुरू करें लल्ला, कहां से शुरू करें जर्नी को, सर जब गुड्स को डिलीवर कर दिया गया। किसको, सर करियर को या किसी बेली को। किस लिए, सर बायर तक पहुंचाने के लिए। पक्का, यस। तो शुरुआत कहां से होगी, फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ करियर और बेली फॉर द पर्पज ऑफ, क्यों क्यों करा, ट्रक में क्यों लोड किए, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। यहां से तो स्टार्टिंग हुई है दादा, खत्म कब होगी, बहुत सिंपल। जर्नी शुरू हुई थी बायर के लिए, तो खत्म कब होगी, सर जब बायर या उसका एजेंट गुड्स ले ले तो ट्रांजिट एंड। सर अच्छा आधे रास्ते में ले ले, हाँ सर तो भी ट्रांजिट एंड। सर 2 किलोमीटर बाद ही ले ले, हाँ सर ट्रांजिट एंड। कहने का मतलब अंटिल द बायर, कब खत्म हो जाएगी, अंटिल द बायर और हिज एजेंट इन हिज बिहाफ टेक्स द डिलीवरी। तो एंड, और शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब से वो डिलीवर हुए थे टू अ करियर। तो ध्यान रखना गुड्स ट्रांजिट में कहाँ से हैं, जब आपने उसको लोड किया, ट्रक में से लोड किया कि जा रहे बायर को दे के आ, और जब तक कि ये ट्रांजिट, और ये ट्रांजिट तब तक चलती रहेगी जब तक कि बायर या उसका एजेंट आपसे इसका पोजीशन न ले ले। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा, सर जब ट्रांजिट एंड हो जाए तो राइट भी एंड हो जाएगा। ट्रांजिट कब एंड होगी सर, उसके कुछ केसेस हम देखते हैं। ट्रांजिट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग केसेस। तो सर पहले क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा शुरू कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा। एंड कब होगा, जब बायर या उसका कोई एजेंट लॉफुली आपसे डिलीवरी ले ले। और कब कब ट्रांजिट एंड हो सकती है इनके अलावा, एक तो केस ही हो गया कि जब बायर डिलीवरी ले ले, ट्रांजिट एंड। इसके अलावा और कौन से केसेस हैं, जब ट्रांजिट एंड मान लिया जाएगा। फर्स्ट केस वही कि बायर या उसके एजेंट ने अपने से डिलीवरी ले ली। दूसरा, बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द अराइवल। एक था डेस्टिनेशन पे डिलीवरी लेना, और एक मैंने क्या बोला था, आधे रास्ते में 2 किलोमीटर के बाद ही सेलर के यहाँ से ट्रक निकला, 2 किलोमीटर बाद ही बायर खड़ा हुआ मिल गया। बायर ने ऐसे हाथ दिया, ये रुको रुको रुको, ये मेरा ही माल है, यहीं से मैं डिलीवरी ले रहा हूँ, ट्रक को छोड़ दिया वहीं से। या तो ऐसा कर दे, या ट्रक को बोले अब ये मेरे पोजीशन में गुड्स मेरे हिसाब से चलो, तो भी माना जाएगा। बिफोर द अराइवल उसने ट्रांजिट एंड कर दी। तीसरा, थर्ड वन क्या है, व्हेन द करियर और अदर बेली ने क्या करा, जो अपना ट्रक वाला था उसने क्या करा, एक्नॉलेजेस टू द बायर, उसने बायर के सामने एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया क्या, दैट ही होल्ड्स द गुड्स। अपना थर्ड केस, व्हेन द कैरियर और अदर बेली, जैसे कि ट्रक वाला, ट्रेन वाला, शिप वाला, कोई भी हो सकता है, वो क्या करे, एक्नॉलेज कर दे टू द बायर और हिज एजेंट, उसको एक्सेप्टेंस दे, बायर को कंफर्म करे क्या चीज, दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ एज सुन एज द गुड्स आर लोडेड ऑन शिप। मतलब शिप वाले ने, कैप्टन ने, किसी ने एक्नॉलेज कर दिया बायर को कि अब ये गुड्स आपके बिहाफ पे हम होल्ड कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो बायर के पास गुड्स चले गए। देखा जाए तो इस समय जो शिप का व्यक्ति है उसने उनको एक्नॉलेज कर दिया कि आई एम योर एजेंट, मैं एज एन एजेंट या एज ए बेली ही आपके लिए गुड्स होल्ड कर रहा हूं, अनलेस, जब तक कि सेलर ने अपना राइट रिजर्व ना कर लिया हो। अनलेस द सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर उसने अभी रिजर्व कर रखा है राइट को तो बात अलग है, वरना तो ऑनरशिप चली गई बायर के पास, पोजीशन चला गया बायर के पास, आपकी ट्रांजिट एंड हो चुकी है। सेलर राइट टू डिस्पोज क्या, सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल कैसे रखता है, अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मम्मी ने किराने वाले को फ़ोन किया कि ये आइटम दे जा, फ़ोन पे बता दिया मम्मी ने। किराने वाला जब घर पे आया अपने यहाँ, उसने अपना किसी एम्प्लॉय को भेजा, तो किराने वाले को क्या बोला जाता है, किराने वाले ने एम्प्लॉय को बोला होगा, देख जब वो आंटी पैसा देना तो ये गुड्स डिलीवर करना। मतलब अभी सेलर ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रोक रखा है, अभी ट्रांजिट एंड नहीं हुई है। जब तक मम्मी पैसा नहीं दे देगी तब तक ट्रांजिट एंड नहीं होगी, क्योंकि वो आपको डिलीवरी ही नहीं देगा, आपको हाथ में सामान ही नहीं देगा। ये कहलाता है राइट ऑफ डिस्पोजल। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जब कैरियर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज करा बायर को, मतलब बायर का राइट क्रिएट हो गया था पर इसके बावजूद करियर ने उसको डिलीवरी नहीं दी, तो माना जाएगा ट्रांजिट तो एंड हो गई, क्योंकि करियर की गलती है, बायर की अब कोई मिस्टेक नहीं है। फिफ्थ वन, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द करियर हायर्ड बाय द बायर। अरे यार, ये ट्रक किसने हायर किया था, कौन किराए पे लाया था, सर बायर। एक होता है सेलर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास कि ये जो करियर था, ये करियर किसने हायर किया था, हायर्ड बाय द बायर। अच्छा, मतलब एक केस होता है
सेलर का कोई करियर था या ट्रक वाले को सेलर ने हायर किया था। एक होता है कि ट्रक बायर ने भेजा था, उसका खुद का भी हो सकता है, किराए का भी हो सकता है। अब अगर सेलर ने उसके ट्रक में एक बार गुड्स लोड कर दिए तो बताओ वो जो करियर है, वो जो ट्रक वाला है, वो किसके लिए गुड्स होल्ड कर रहा है? सर बायर के लिए। इसीलिए बोला गया ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट है व्हेनेवर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैव बीन मेड टू द बायर। आप गुड्स की पार्ट डिलीवरी कर चुके हो, पार्ट डिलीवरी हो गई तो ट्रांजिट रिमेनिंग गुड्स के लिए खत्म मान ली जाएगी, विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। भले ही वो बचे हुए गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सर ये केस कौन सा? ये सुना सुना लग रहा है। अभी आपने सुना था कि पार्ट ऑफ द गुड्स विल कॉन्स्टिट्यूट द होल डिलीवरी। अगर ऐसा हो जाए, पार्ट गुड्स की डिलीवरी होल गुड्स की डिलीवरी मान ली जाए, तो फिर अब सेलर के पास कोई राइट नहीं होगा। अगर पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाए, गुड्स 100 जाने थे, अभी 40 ही गए, बट पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, बचे हुए 60 की डिलीवरी बाकी है। इसके बावजूद अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्ट डिलीवरी विल कॉन्स्टिट्यूट अ होल डिलीवरी, तब आपके पास कोई राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं है, जैसे राइट ऑफ लीन भी इसी पॉइंट पे आकर खत्म हुआ था। आखिरी है गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर। अब यहाँ ट्रक वाला नहीं है तो शिप है, बात खत्म हो गई। बायर ने शिप को हायर किया तो फिर वापस ट्रांजिट एंड हो गई। तो ये हैं आपके 7 केसेस जिसमें ट्रांजिट एंड होती है। अब एग्जाम में क्या लिखना है, ध्यान से देखो। अगर एग्जाम में बोलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स टू बी इन ट्रांजिट, तो डेफिनेशन। और अगर एग्जाम में वो पूछते हैं कि कब ट्रांजिट एंड हो गई, आपको डायरेक्ट अगर यही पूछा जाए तो भैया ध्यान से सुनिएगा। अगर ट्रांजिट एंड पूछें तो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ही आंसर का पार्ट है, आपको डिम्ड टू बी इन ट्रांजिट समझाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर वो डेफिनेशन भी पूछ लें तो फिर हम कोट करेंगे। तो मैंने दोनों एक साथ लिखा ताकि आपको दोनों बातें एक साथ याद रहे। बताओ कब ट्रांजिट शुरू होती है? फ्रॉम द टाइम द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द करियर और द बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर अंटिल द बायर और हिज एजेंट टेक्स लॉफुली डिलीवरी ऑफ देम फ्रॉम द सेलर और द करियर और द बेली, किसी से भी। नेक्स्ट, टर्मिनेशन कब होगा? ट्रांजिट विल कम टू एंड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सात सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहला, बायर या उसके एजेंट ने लॉफुली डिलीवरी ऑब्टेन की डेस्टिनेशन पे। तो दूसरा, बायर या उसके एजेंट ने बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट द डेस्टिनेशन डिलीवरी ले ली, तो खत्म। तीसरा, करियर या अदर बेली ने एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया बायर के लिए या उसके एजेंट के लिए, क्या? ही होल्ड्स द गुड्स। बायर को क्या बोला गया करियर के द्वारा? ही होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, ये बोल दिया। तो ट्रांजिट एंड हो गई, क्योंकि सेलर ने अगर कोई राइट रिजर्व नहीं किया, ट्रांजिट वहीं पे एंड, बायर के पास चली गई। नेक्स्ट, इफ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, गलती से मना कर दिया। फिफ्थ वन, करियर हायर ही किसने किया था? बाय बायर, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। सिमिलर केस, शिप वाला आखिरी, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टेड बाय द बायर, बायर ने उसको हायर किया था, द ट्रांजिट कम्स टू एन। और एक बीच वाला, व्हेन द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैव बीन मेड टू द बायर, देन द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब क्यों? क्योंकि पार्ट डिलीवरी को ही हमने क्या माना? होल डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी को ही हमने होल डिलीवरी माना, तो ट्रांजिट बचे हुए गुड्स के लिए भी एंड मान ली जाएगी। दीज आर दी 7 सर्कमस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मिनेशन कब होगा। चलिए साहब, ये था राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और ये है ट्रांजिट कब एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इन केसेस में ट्रांजिट एंड हो जाती है। और भैया अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे? अरे बहुत सिंपल है, ट्रक निकला, हाँ सर। बायर क्या पहुंचा? नहीं सर। कहाँ है सर? रास्ते में। तो क्या करूँ सर? ट्रक वाले को फ़ोन करो, उससे बोले भाई गड्डी वापस घुमा ले, यही बोलना है। तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे? या फिर दूसरा तरीका, ट्रक अभी यहाँ से निकला ही था, 5 किलोमीटर ही हुए थे और आपको खबर आ गई कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अपनी बाइक उठाओ, अपनी कार उठाओ, स्पीड बढ़ाओ, ट्रक वाले के सामने सिंघम स्टाइल में आगे रोक दो, ट्रक को रोक के वापस ले आओ। तो पहला केस, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स। कैसे हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट करेंगे? बहुत सिंपल, 2 तरीके। पहला, एक्चुअल पोजीशन ले लो गुड्स का। कैसे लूँ सर? गाड़ी यहाँ से निकली थी और मेरे पास खबर आ गई कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अरे भैया, तो कान खुजाना बंद करो, फटाफट गाड़ी उठाओ, सिंघम स्टाइल में गाड़ी चलाओ, रोहित शेट्टी स्टाइल में गाड़ी ट्रक के आगे रखो, ट्रक को रोको और वापस अपने पास ले आओ। तो बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स। और दूसरा तरीका, ट्रक यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो प्लीज सिंघम स्टाइल में बिल्कुल गाड़ी मत दौड़ाओ, उसको फोन करो। तुम्हारे पास मोबाइल है ना भैया, उसके पास भी होगा। बाय गिविंग नोटिस टू द करियर, नोटिस दो उसको, नॉट टू डिलीवर द गुड्स। अगर ये नोटिस चला गया सेलर के द्वारा, किसको? टू द करियर और अदर बेली, जिसके पास उस समय गुड्स का पोजीशन है, तो क्या ड्यूटी है ट्रक वाले की? ट्रक वाला क्या बोलेगा? नहीं, मैंने हमेशा सीधे ही ट्रक चलाया, मैं पलटाऊंगा ही नहीं।
तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लायबल होगा। तो ट्रक वाले की ड्यूटी, करियर की ड्यूटी, बेली की ड्यूटी क्या है? ही शाल रीडिलीवर द गुड्स टू द सेलर। क्या लिखोगे? ही शाल रीडिलीवर द गुड्स टू द या टू द डायरेक्शंस ऑफ द सेलर। सेलर जैसा बोले वैसा करियर को करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कौन बॉर्न करेगा? सर सेलर ही बॉर्न करेगा, बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया है। खर्चे कौन बॉर्न करेगा भैया? ट्रक वाले को पैसे कौन देगा? सर सेलर। ये छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है। पर राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वापस बोल रहा हूं इस लाइन को। ये था स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसका टर्मिनेशन, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन धमाकेदार जो एग्जाम में आते ही आता है, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस। कितने मार्क्स? सर 4 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये एग्जाम में जरूर आता है। क्या क्या डिफरेंस है सर? बहुत सिंपल। राइट ऑफ लीन क्या है सर? राइट ऑफ लीन इज अ राइट टू रिटेन पोजीशन, जो है उसी को रोकना, रिटेन पोजीशन। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जिसको हम SIT बोलेंगे, वो क्या है? इट इज रीगेनिंग द पोजीशन, वापस लेके आओ। तो दो बड़े अंतर, इसेंस ऑफ द राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन द पोजीशन और इसेंस ऑफ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज टू रीगेन द पोजीशन। ये ध्यान रखना। दूसरा, राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कब होगा? सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, शुड बी और पोजीशन। जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट में उसके पास से पोजीशन चला गया है, तभी तो वो रोकेगा। तो देखो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की 3 बातें। पहला, शुड हैव पार्टेड विद द गुड्स, गुड्स चले गए, पोजीशन नहीं है, शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन। गुड्स किसके पास है? पोजीशन शुड बी विद अ कैरियर। और तीसरा, बायर हैज नॉट एक्वायर्ड, के एक्वायर्ड नहीं सर, नॉट एक्वायर्ड। अगर एक्वायर हो गए तो लीन ही खत्म, अगर एक्वायर हो गए तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हो जाएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? बायर हैज नॉट एक्वायर्ड दी पोजीशन। 3 कंडीशन, कब कब SIT फॉलो होगा? SIT फॉलो होगा, पहला, सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स, कहां है गुड्स? विद द करियर, बायर के पास आए, नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन, बायर के लिए ये बोलना पड़ेगा। थर्ड डिफरेंस, राइट ऑफ लीन तब भी एक्सरसाइज हो सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट नहीं है। याद करो, हमने 3 कंडीशन पढ़ी लीन की, 3 अलग अलग सिचुएशन जिसमें राइट ऑफ लीन यूज होता है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए बायर एक ही सिचुएशन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए जबकि एक ही सिचुएशन है कि बायर इंसॉल्वेंट हो। तो ध्यान रखना, राइट ऑफ लीन के लिए 3 सिचुएशन, अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं है तो भी आप राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकते हो। याद करो, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, आप राइट ऑफ लीन यूज कर सकते हो। जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ एक ही केस में लगता है, वो है बायर का इंसॉल्वेंट होना। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? इट इज नॉट द केस विद द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आखिरी, राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कैसे? अरे राइट ऑफ लीन एंड हुआ तो क्या शुरू हुआ? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो क्या बोलना पड़ेगा? द एंड ऑफ द राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इसका इधर बोलो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड्स। अंतर है दोनों में, थोड़ा सा इसी तरह से आपके मॉड्यूल में लिखा है, तो हमने भी इसी तरह की लाइन पकड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 डिफरेंसेस आपके सामने है। पहला आपने बोला रिटेन, एक में बोला रीगेन, एक में बोला पोजीशन होना चाहिए, एक में बोला पार्टेड करियर और बायर के पास पोजीशन नहीं गया, तीसरे में बोला बायर इंसॉल्वेंट नहीं हो तो भी आप राइट ऑफ लीन यूज कर सकते हो, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। फोर्थ वन, एक का एंड ही दूसरे की स्टार्टिंग है, तो इसमें भी यही लिखा, राइट ऑफ स्टॉपेज बिगिन कब होगा? जब लीन एंड होगा। ये 4 डिफरेंसेस जरूर आप लिख के आइएगा, इजी आंसर है, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अनपेड सेलर सेक्शन 45(1) की कौन कौन व्यक्ति अनपेड सेलर होगा। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। दूसरा, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट और हुआ क्या, एंड द कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज। सेकंड बात, टर्म सेलर में कौन कौन आएगा? सर, एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन इंक्लूडिंग एजेंट ऑफ द सेलर टू हिम बिल ऑफ हेडिंग हैज बीन मेड और कंसाइनर और एन एजेंट हु हैज पेड हिमसेल्फ द प्राइस और इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द प्राइस, जैसे कि डेल क्रेडिटर एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट है? सेक्शन 46 बोलता है अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। गुड्स में 2 पार्ट है, व्हेन प्रॉपर्टी हैज पास, व्हेन प्रॉपर्टी हैज नॉट पास। व्हेन प्रॉपर्टी हैज पास 3 राइट, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। व्हेन प्रॉपर्टी हैज नॉट पास 3 के अलावा 4th राइट है, राइट ऑफ विथहोल्डिंग। बायर के राइट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, राइट ऑफ लीन कैसे एक्सरसाइज होगा? सेक्शन 47 यहां से हमको शुरू करवाता है। राइट ऑफ लीन कब यूज होगा? 47(1) बोलता है द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स कैन, सेक्शन 47(1) बोलता है द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हु इज इन द possession of the goods is entitled to retain the possession of the goods
until the payment or tender of the price has been made. और कंडीशन क्या है? तीन सिचुएशन, पहला when the goods have been sold without any stipulation as to credit, दूसरा goods have been sold on credit but credit period has expired, और तीसरा buyer has become insolvent हो गया. 47 सबसेक्शन 2 बोलता है द सेलर में एक्साइज हिज राइट नॉटविथस्टैंडिंग, किस बात से? ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज अ बेली और एज एन एजेंट ऑफ द बायर. भले ही मैं एज अ बेली एज एजेंट ऑफ द बायर गुड्स होल्ड करूं तो भी मैं राइट ऑफ लीन यूज कर सकता हूं. नेक्स्ट, राइट ऑफ लीन में सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मिनेशन कब होता है. भले ही वो एजेंट हो, भले ही वो बेली हो बायर का, तो भी वो राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है. नेक्स्ट बॉस, राइट ऑफ लीन एंड कब होगा, कब ये अधिकार खत्म होगा? सेक्शन 49 बोलता है कि ये सेलर अपना राइट ऑफ लीन विल लूज हिज लीन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. पहला, व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू द करियर और अदर बेली, किस लिए? फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स. दूसरा, बहुत सिंपल, बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन. तीसरा, बाय वेवर, और चौथा बाय स्टॉपल. स्टॉपल होता है सेलर अपने कंडक्ट से लीड्स थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट द लीन डज नॉट एग्जिस्ट. ये दो बातें ध्यान रखिएगा. एक्सेप्शन एक ही है, अगर अनपेड सेलर हैज ऑब्टेन्ड द डिक्री ऑफ द गुड्स. एक्सेप्शन एक ही है, अगर अनपेड सेलर हैज ऑब्टेन्ड द डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, even then he does not lose his right of lien. ये था टर्मिनेशन. नेक्स्ट है सर, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मीनिंग क्या है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट के तीन चार इंपॉर्टेंट वर्ड. इट मींस स्टॉपिंग द गुड्स व्हेन दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजीशन. रीगेन वर्ड इंपॉर्टेंट है. कंडीशन क्या क्या सर? सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ करियर. और कंडीशन क्या क्या सर? इंपॉर्टेंट वर्ड. पहला, सेलर हैज पार्टेड, किसको? सर करियर को. और क्या हुआ सर? बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. ओके, फिर ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ asking the carrier, he can use his right of stoppage by asking the carrier, जो ट्रक वाला उसको वापस बुलवा लो, to return the goods back or not to deliver the goods to the buyer. ये दो कंडीशन हो. राइट ऑफ स्टॉपेज इज एन एक्सटेंशन और राइट ऑफ लीन. क्यों? एक में आप रीगेन करने की कोशिश कर रहे हो, एक में रिटेन, तो हम बोलेंगे इट एंटाइटल्स टू रीगेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स व्हेन द सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू द बायर. चलिए साहब, नेक्स्ट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट किस किस मैनर में और किन किन कंडीशन पे पूरा होगा? सेक्शन 50 उसके लिए कुछ कंडीशन बोलता है. सेलर अनपेड है, गुड्स पार्टेड है, ट्रांजिट में है, इंसॉल्वेंसी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ये बात आप ध्यान रखिएगा. ये सेक्शन 50 जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट, ट्रांजिट कब तक माना जाएगा? ट्रांजिट माना जाएगा फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द करियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर. खत्म कब होगा सर? अंटिल द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन फ्रॉम सच कैरियर ऑफ द गुड्स. नेक्स्ट सर, टर्मिनेशन कब होगा ट्रांजिट का? ट्रांजिट कब एंड पे मानी जाएगी? इसके लिए हमारे पास थी सात सिचुएशन. पहला, बायर या उसका एजेंट या बेली ऑब्टेन्स द डिलीवरी. दूसरा, ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द डेस्टिनेशन. तीसरा, कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस, एक्सेप्ट करता है टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स as soon as the goods are loaded to the ship. Fourth one, wrongfully refuses to the buyer to deliver the goods. ये करियर ने गलती की. Fifth one, goods are delivered to the carrier. Fifth point, goods are delivered to the carrier hired by the buyer. और ऐसा कैसे? 7th point था, goods are delivered to the ship chartered by the buyer, transit comes to an end. और बीच वाला, जब पार्ट डिलीवरी ही होल डिलीवरी मान ली जाए तो क्या बोलेंगे? When the part delivery of the goods have been made to the buyer, the transit comes to an end for the remaining goods yet to be transmitted. ये बात ध्यान रखिएगा, या yet in the course of transmission. ये 7 पॉइंट के साथ हमने पढ़ा ट्रांजिट एग्जीक्यूट कैसे होगा, कैसे आप रोकोगे साहब. पहला, एक्चुअल पोजीशन. दूसरा, बाय गिविंग नोटिस. वो क्या करेगा? करियर सर, कैरियर या बेली वापस लेके आएगा, ये उसकी ड्यूटी है. वो रीडिलीवर करेगा मुझे, रीपोजेस करेगा मुझे, यही उसका काम है. नेक्स्ट, राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज में चार अलग अलग डिफरेंस. पहला, एक में रिटर्न, एक में रीगेन. दूसरा, एक में पोजीशन होना जरूरी है, एक में पार्टेड होना जरूरी है. करियर के पास पोजीशन है, बायर के पास अभी पोजीशन नहीं है. थर्ड वन, बायर अगर इंसॉल्वेंट नहीं है तो भी राइट ऑफ लीन यूज हो सकता है, जबकि ऐसा स्टॉपेज में नहीं होगा. और फोर्थ वन, एंड ऑफ राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टॉपेज. ये कई बात इधर लिखना है. स्टॉपेज कब शुरू होगा? इट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड्स. ये पार्ट एक यहां पर खत्म हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चे हुए राइट. और क्या सिर्फ सेलर को ही राइट दोगे? क्या ब्रिज बायर नहीं कर सकता? तो ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप आपको एक एक लाइन याद हुई होगी कि हमने हर चीज को 3 से 4 बार रिपीट किया है. आप मेरे साथ बस डटे रहिए, बने रहिए. हम डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे लॉ में. और आपके लिए एक अच्छी बात, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए राइट्स आएंगे, जिसमें खास बात, क्या ब्रिज सेलर के द्वारा नहीं हो सकती? क्या सेलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता? सर बिल्कुल तोड़ सकता है. तो क्या कुछ राइट्स बायर को भी मिलने चाहिए? यस, इसके लिए इंतजार कीजिए मेरा. मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. इसी एनर्जी, इसी जोश और इसी जज्बे के साथ हम फिर से याद करेंगे. राधे राधे.